सेल टैक्स रिटर्न रजिस्टर्ड पर्सन जो सेल टैक्स में वही देता है। आज तक हम बेहतरी की तरफ गए हैं 78 सालों में कि हर साल इनके दिल में होता है कि कोई ना कोई ऐसी मसला डालें कि ये साल के आखिर में कोई परेशानी जरूर बने। अब 4 बंदे प्रैक्टिकली पूरे पाकिस्तान की ई इनवॉइसिंग की रजिस्ट्रेशन वो कैसे वो करेंगे, फिर वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रिटर्न की स्टेज पे इतनी मुश्किलात पैदा करते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो समझते हैं कि इनको कोई काम ही नहीं आता। तो ये जो चेक एंड बैलेंस उन्होंने लगाया है ना, है तो स्ट्रिक्ट ही है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बड़े इफेक्टिव होने वाले हैं। फाइल करते हैं उनसे टैक्स कम आएगा, जो नहीं फाइल करते उन पर डबल टैक्स आ जाता है, 3-4 गुना ज्यादा टैक्स आ जाता है। एफबीआर को तो फायदा है। आपने सिस्टम उसी तरह फीड करना है, इनवॉइस आप उसी तरह फीड करेंगे, उस पे क्यूआर कोड और जो इनवॉइस नंबर है ना वो एफबीआर लगाएगा। सर एफबीआर ना फायदा सोचता है अपना, ना फायदा सोचता है पब्लिक का। चलता रहे मुल्क, चले चले, ना चले तो ना चले। उन्होंने कुछ अरसे के बाद रिटायर होकर अपने घरों को चले जाना है और ये मुल्क हमारे पास ही रह जाना। अब सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बगैर अब ब्लैक मनी व्हाइट नहीं हो पाएगी। इवन अदरवाइज अगर आप कर भी लेते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि जब उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी 236 के प्रॉपर्टी खरीदने की, तो वो ऑटोमेटिक आपको नोटिस आ जाएगा कि जनाब 111 का कि जनाब पैसे कहां से आए आपके पास। जो प्रॉफिट कमाता है उससे लें और उससे इनकम टैक्स लें। उन्होंने नहीं दिया तो इन्होंने सारे गरीब पे, ऐसे बंदे पे लग गया जो रेडी चलाता है और ऐसे बंदे पे लग गया जो झाड़ू दे रहा है। जो गैर मुल्की रेमिटेंस आ रही है उनमें भी लोगों को मुश्किलात आ रही है। वो क्या है? जितना मर्जी पाकिस्तान में पैसा लेके आए, चाहे वो लोन है, ठीक है, चाहे वो गिफ्ट है, या आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं खर्चे के लिए पैसे भेज रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा आना चाहिए। 7 मिलियन 6 मिलियन ये हमारे टोटल टैक्स पेयर्स हैं। इतना सा तो सॉफ्टवेयर है, गूगल डाउन नहीं होता, वो तो सर करोड़ों में है। एग्जम्पशंस विड्रॉ हो रही हैं। फाटा पाटा के अंदर जो सेल टैक्स की एग्जम्पशन थी वो 10% से शुरू करके तो हर साल 2% बढ़ाएंगे, वो भी उन्होंने खत्म कर दी है। 14 ट्रिलियन रुपए जब इनके पास आएंगे तो ये आईआरएस पे इतने पैसे नहीं लगा सकते कि जिनसे टैक्स लेते हैं उनको थोड़ा सा कोई फैसिलिटेट कर दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्रोग्राम के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, सेल टैक्स के रिटर्न में जो मसाइल आ रहे हैं, जो लेक्चर H1 और J हुकूमत ने लगाया है उस पर क्या मुश्किलात है, सेल टैक्स एक्ट 1990 क्या कहता है, कानून क्या रिलीफ देता है रजिस्टर्ड पर्सन को और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए क्या नुकसानात हैं, सेल टैक्स के जो डिजिटल इनवॉइसेस है जिसकी हुकूमत ने शर्त रखी है, जिसके लिए टैक्स बार 1 साल का मुतालबा कर रहे थे, इसको 1 साल के लिए मौखर कर दें, लेकिन हुकूमत बाज़िद थी उस पर लगाने के लिए। अब उसके क्या असरात होंगे हमारी इकॉनमी पर, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, आप एफसी हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, उनके साथ मौजूद हैं नदीम भट्ट साहब, आप एफसी हैं और चेयरमैन हैं लाहौर टैक्स बार अकेडमी के, बहुत ही सीनियर टैक्स एक्सपर्ट हैं, लेक्चर देते हैं। साकिब बशीर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा हजूर। सेल टैक्स रिटर्न रजिस्टर्ड पर्सन जो सेल टैक्स में वही देता है, लेकिन असल में आप क्या समझते हैं सेल टैक्स रिटर्न के आज तक हम बेहतरी की तरफ गए हैं 78 सालों में कि आज तक भी हम उसी जगह पे खड़े हैं, मुश्किलात दर मुश्किलात पे? गुजारिश ही है कि अब एफबीआर की तरफ से कोई हमारी खुशफहमी बाकी नहीं रही और आपने जमाने ने इनको बहुत समझाया। इस तरह कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के शागिर्द रह गए, वो गुलामी दर गुलामी, ये लोगों को, पब्लिक को बिल्कुल गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं और ये उसी डगर पे चलते हैं कि जमाना परेशान हो ना हो, एक्सचेकर में कोई टैक्स आए ना आए, इनको उससे कोई गरज नहीं। ये आपको परेशान करते करते 76 साल इनके हो गए और इनसे किसी बेहतरी की उम्मीद अब हमें तो नहीं है। अब जनरली ये है कि इस दफा भी इन्होंने 3, 4, 5 चीजें, हर साल इनके दिल में होता है कि कोई ना कोई ऐसी मसला डालें कि ये साल के आखिर में कोई परेशानी जरूर बने। वो सिस्टम को समझ ना सके या कानून को समझ ना सके, इनकम टैक्स रिटर्न हो या सेल टैक्स की रिटर्न हो। आपकी बात ठीक है, समझ बड़ी आती है, लेकिन प्रैक्टिकली जगह जगह पे मुश्किलात हैं। जैसे उसकी मिसाल दूं कि इस दफा इन्होंने क्यूआर कोड मुतारिफ करवा दिया कि वो सेल्स टैक्स लोग हैं, वो उसको ऑन ईयर जा ही नहीं सकते और उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये हुआ कि जितने वकील हजरात हैं जो उस सेल्स टैक्स के क्लाइंट्स के वकील हैं, उनके अपने आईआरएस पे भी वो ऑन ईयर नहीं आ सकते थे क्यूआर कोड। अब टेक्निकल प्रोफेशनल काम अलग हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम पे हमारा तो आधा ऑफिस उस पे लगा रहता है। सर क्यूआर कोड अब तो खत्म कर दिया गया। क्यूआर कोड अब खत्म इसलिए तो किया ना कि जिसको माफ कीजिएगा जकमारी, तो वो उसके रिजल्ट अब देखिए टोटल 3 लाख
12,000 मेरा ख्याल है कोई इस तरह की टोटल सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन हैं आउट ऑफ 7 मिलियन। तो ये सिर्फ सेल्स टैक्स इतने से लोग हैं, इसमें से भी सारे जीरो की रिटर्न्स देने वाले हैं। 41,000 मेरे नॉलेज में ये है कि ओनली जो कि टैक्स वाली रिटर्न्स फिलअप करते हैं, दूसरे नील और नल और ये चीजें सारी मुकम्मल। तो ये चाहते ही नहीं है कि कोई इससे आगे बढ़े, कि ये कोई आपको रिटर्न देगा तो टैक्स भी आपका आएगा। तो ये रिटर्न की स्टेज पे इतनी मुश्किलात पैदा करते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो समझते हैं कि इनको कोई काम ही नहीं आता। हम 25-25 साल से सर काम कर रहे हैं और ये परेशानियां जो पहले हमारी जवानी में नहीं बनी, अब बुढ़ापे में हम ये चीजें देख रहे हैं कि ये कोई रुकावट दूर हो तो हम कोई काम भी करें। साकिब बशीर साहब, अब तो एटीएल की जो लिस्ट है एफबीआर की, उसमें 73 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं। इसका मतलब वो लोग खौफ की वजह से आए हैं या फिर और कुछ मामला? समझ लें कि उनको जो परेशानी बनी है, मजबूरियां तो है ना जी। जब वो कोई काम ही नहीं कर सकते, जब उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रह जाता, अगर वो ना कोई गाड़ी खरीद सके, ना वो बैंक अकाउंट मेंटेन रख सके, ना वो कोई लैंड वगैरह की परचेज सेल, तो ये वही मजबूरी, वही तो मैंने पहले गुजारिश की कि वो गुलामों वाली बात कि वो माननी तो पड़ती है सर। दिन तो वो भी गुजर गए और रजिस्टर्ड नहीं है, जो एंटीएल होल्डर नहीं, उनको भी तो हुकूमत ने रिलीफ दिया हुआ ना। 5 करोड़ का घर भी ले सकता है, 50 लाख की गाड़ी भी ले सकता है, उनको भी रिलीफ है। सर रिलीफ नहीं है ये, ऐसे वो उस पोर्शन के ऊपर आप सोचेंगे, जब वो 5 करोड़ तो छोड़े, वो 5 लाख का घर कोई ले ले तो वो 5 लाख की जान बचानी उसकी मुश्किल हो जाएगी। ये तो उस साइड की बात, वो दूसरी एक अलग बहस है। तो एफबीआर को ज्यादा फायदा नहीं है साकिब साहब। फाइल करते हैं उनसे टैक्स कम आएगा, जो नहीं फाइल करते उन पर डबल टैक्स आ जाता है, 3-4 गुना ज्यादा टैक्स आ जाता है। एफबीआर को तो फायदा है, वो क्यों चाहेगा कोई आगे रजिस्टर्ड और कोई टैक्स उसमें सिस्टम में आए? सर एफबीआर ना फायदा सोचता है अपना, ना फायदा सोचता है पब्लिक का। एफबीआर तो एक जैसे क्लरिकल माइंड की बात है कि वो चलता रहे, मुल्क चले ना चले तो ना चले, उन्होंने कुछ अरसे के बाद रिटायर होकर अपने घरों को चले जाना है और ये मुल्क हमारे पास ही रह जाना है। हुआ ये कि क्या जब अंग्रेज यहाँ मौजूद थे तो क्या उस वक्त दिन नहीं गुजरते थे? उनके भी दिन गुजर गए, हमारे भी दिन गुजर गए, लेकिन उसी गुलामी में और उसी मिजरेबल सूरत हाल में कि जो टैक्स पेयर है उसकी थोड़ी बहुत इज्जत ही होती, थोड़ी बहुत उसका कोई रिलीफ होता, वो उसकी बजाय। अब सर मेरी इस इनडायरेक्ट थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ 3 करोड़ टैक्स पेयर्स होने चाहिए। आई हैव रीजन टू से दैट मिनिमम 3 करोड़ होने चाहिए सर, मिनिमम 3 करोड़। देखिए 24 करोड़ का मुल्क है, आप इसमें से आधे खवातीन को निकाल दें, चाहे वो बिजनेस में क्यों ना कर, पूरी आधी खवातीन को निकाल दें, जैसे एक भी टैक्स पेयर ना हो, 12 करोड़ पीछे रह गए। अब उसमें से बच्चे भी निकाल दें तो बाकी बचा, वो उसमें से गरीब भी निकाल दें तो 6 और बाकी 3 बचते हैं। सर 3 का कोई जवाज नहीं है कि उनको टैक्स ना दे। सिर्फ ये है कि चूंकि इनको लेना नहीं आता और चूंकि ये जनरल पब्लिक तक हाथ नहीं पहुंचता, तो इसलिए इन्होंने सारा बर्डन उन पे डाला हुआ है जो पहले ही रजिस्टर्ड है। सेल टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन है जो, वो कितना टैक्स देता है? अपने पास से कोई टैक्स देता है वो? नहीं, सेल्स टैक्स में क्यों अपने पास से देता है वो, ये इनडायरेक्टली तो अपने पास से हो जाता है ना सर। सेल्स टैक्स तो देखें एक लाइबिलिटी, एक से लेके आपने दूसरे को दे दिया, आपका कोई लेना देना नहीं। वो तो आपने बर्डन तो वो कंज्यूमर का है, बर्डन तो कंज्यूमर का है, लेकिन वो उसमें ज़ाहिर है कि चीजें महंगी हो जाती हैं। जब अमीर ने टैक्स ना दिया तो इनडायरेक्ट टैक्स तक बात पहुंच गई। अमीर डायरेक्ट टैक्सेस देते तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ना लगते। लेकिन हाँ, दोनों तरफ से हम सिर्फ एफबीआर की शिकायत नहीं करते, जो टैक्स पेयर है उनका भी बीच में शरीक है कि अगर अमीर ने टैक्स दिया होता तो इनडायरेक्ट टैक्स सेल्स टैक्स की जरूरत ही ना पड़ती, जिसको देना है वो दे। अगर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन पूरा टैक्स हुकूमती खजाने तक जमा करवा दे तो फिर भी कोई शोर ना हो। सर सेल्स टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए। आई एम सॉरी टू से कि सेल्स टैक्स में देखें टोटल है कितना, ये तो बसोर जैसे ना किसी का गला ही पकड़ के निचोड़ दें। लेकिन टैक्स अदा आपका 55% सेल टैक्स है सर। इस दफा तो खैर उन्होंने 55 कर दिया, 7 ट्रिलियन तक उसको ले गए हैं, लेकिन है तो वो बसोर ना जी। पहली दफा हमारे फिगर बदली है टैक्स अदाफ की। नहीं, लेकिन ये आप ये कह दें कि ज्यादती की इंतहा कर दी, उसमें ये ना कहें कि ये उन्होंने कोई बड़ा उसमें कमाल किया है, क्योंकि लेना चाहिए था उससे जो जिसको देना बनता है, जो प्रॉफिट कमाता है उससे लें और उससे इनकम टैक्स लें। उन्होंने नहीं दिया तो इन्होंने सारे गरीब पे, ऐसे बंदे पे लग गया जो रेडी चलाता है और ऐसे बंदे पे लग गया जो झाड़ू दे रहा है। अच्छा नदीम भट्ट साहब, सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत सेल टैक्स की रिटर्न जमा करवाना किन लोगों पर वाजिब है? एक्सपोर्टर है, जैसे रिफंड लेना है, इंपोर्टर है, उनमें कोई लिमिट नहीं है, टीयर 1 वाले हैं, कुछ यूटिलिटी बिल्स की बेस पे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री अगर नहीं है, तो एक पूरी एक लिस्ट है जिसमें लोगों को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना जो है वो लाजमी हो जाता है। सेक्शन 14 और 26 के साथ फिर वो अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे और उसके साथ मिला के देखेंगे तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। 2
कैटेगरीज को लाजमी नहीं है, एक टीयर 2 वाले यानी जो टीयर 1 में रिटेलर नहीं आते और एक कॉटेज इंडस्ट्री में जो फॉल कर गया, ये दो कैटेगरीज को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। बाकी अगर किसी की एक्टिविटी है नहीं, जैसे सैलरीड पर्सन है, प्रॉपर्टी इनकम अगर आ जाती है, फर्ज कर लेता हूं मैं, तो उस सूरत में फिर अभी उन्होंने प्रॉपर्टी इनकम पे भी लगाया, आपको पता कमर्शियल प्रॉपर्टीज के रेंट पे, उस पे एक लिटिगेशन अभी शुरू होने लगी है। वो लिस्ट है जिसमें लोगों को रजिस्टर्ड होना सेल टैक्स एक्ट में लाजमी हो जाता है। अच्छा, सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत जो इसमें रजिस्टर्ड पर्सन है उनको क्या फायदा है? फायदे काफी हैं। मसलन अगर आप रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, आउटपुट आप चार्ज कर सकते हैं। इनपुट की वजह से सारा शोर है, रिफंड की वजह से तो सारा आज बिजनेस करना है तो अगर आप रजिस्टर्ड होके एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं है, लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, सप्लाई नहीं हो जाएगी, सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आप हो जाते हैं तो डिफॉल्ट सरचार्ज, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन और काफी चीजों से आप सेव हो जाते हैं। तो अब फायदे काफी हैं। अगर कोई बंदा लीगल बिजनेस करना चाहता है, उसकी सप्लाई टैक्सेबल है या जीरो रेटेड है, तो उसको रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। एग्जेम्प्ट वाले के लिए लाजमी नहीं है, अनलेस उसको कोई प्रैक्टिकल लिमिटेशन लग जाए। जैसे गवर्नमेंट कहती है नहीं भाई सप्लाई को छोड़ो, आप रजिस्टर्ड होके आएंगे फिर ही हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अदरवाइज नहीं हम देंगे। अच्छा, जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं है उनके फिर नुकसान क्या होंगे? जो सप्लाई करेंगे उस पे आप सेल टैक्स चार्ज नहीं कर सकते और इनपुट आपको मिलना नहीं, दोनों तरफ से मार पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट कोई मिलेगा नहीं, काम कोई आपसे करना नहीं चाहेगा। तो अब तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि सिवाय इसके कि मैं रजिस्टर्ड होके एक्टिव भी हूँ साथ, फिर खाली रजिस्टर्ड नहीं होना। एटीए लिस्ट में भी आपका नाम होना चाहिए। सेल टैक्स की लिस्ट अलग है, एक्टिव की, और इनकम टैक्स की अलग है, दोनों अलग अलग है, पोर्टल पे पड़ी हुई है। वो कानून के मुताबिक जिनको होना चाहिए वो नहीं है, तो तो उसके साथ वो कारोबार कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन है। देखिए, कर तो आप अनरजिस्टर्ड के साथ भी काम सकते हैं। अगर आप सेल करेंगे तो फर्दर सेल टैक्स 4% चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप परचेज करेंगे अनरजिस्टर्ड से तो इनपुट नहीं, आपको होना ही नहीं, उसमें मिलना ही नहीं है उसका, तो नुकसान हो जाएगा ना फिर आपका। फिर एक और भी मसला है, इनकम टैक्स में अगर आपकी सेल परचेज वेरीफाइबल नहीं होगी, एक बात हो रही है, अनरजिस्टर्ड को करके तो आपने कर दिया। अच्छा, सेल टैक्स में सबसे ज्यादा लोग बर्बाद हुए इनपुट ना मिलने की वजह। इनपुट पूरा ऑर्डिनेंस, पूरा जो एक्ट है ना आपका, वो सर्कुलेट ही इसके गिर्द करता है इनपुट के। सेक्शन 8 है, 9 है, 73 है और 3rd शेड्यूल है आपका, 5th शेड्यूल है, एग्जेम्प्ट आपका 6th शेड्यूल है। बात ये है सारा लो अराउंड इनपुट ही घूम रहा है। इसका भी एक सजेशन है, अगर आपको लगता है कि इनपुट में लोग अनड्यू बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आपको मैं पिछले 8 साल से तो मैं यही कह रहा हूँ, सेल टैक्स का रिफंड लेना आसान है कि या इनकम टैक्स का रिफंड लेना आसान है? इनकम टैक्स का आसान है जी। सेल टैक्स में जो जीरो रेटेड वाले उनका आ जाता है ऑटोमेटिक, दूसरे बंदों के लिए वो फास्टर में चला जाता है। जो दूसरे लोग हैं वो अप्लाई करके रिफंड की एप्लीकेशन दे के, डॉक्यूमेंट्स लगा के, वेरीफाई करा के, जैसे इनकम टैक्स में एक एप्लीकेशन जाती है, इधर भी उसी तरह ही है। एप्लीकेशन देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, वेरिफिकेशन होगी, फिर आपको रिफंड मिलेगा। पर साहब, ये सेल टैक्स की जो रिटर्न है मौजूद हालात में इसमें क्या मसाइल है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग, जैसे अभी सर ने बताया आपको, QR कोड का पहले सिस्टम शुरू हुआ, जिन्होंने बैलेंस शीट बना के देनी है वो 5 टाइम से ज्यादा आपकी टर्नओवर उससे ज्यादा नहीं कर सकते, आपके कैपिटल और लायबिलिटी का, ठीक है, लिमिटेशन वो लग गई। फिर क्या प्रॉब्लम शुरू होगी कि पार्टी ने अभी तक आपकी इनपुट ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि वो सेल डालेगा तो आपकी परचेज आ जाएगी। अब वहां डिफरेंस आ जाता है, आपका नेक्चर C है, उसका नेक्चर H है, वो आपस में मैच नहीं कर रहा होता। आगे से क्या हो जाता है कि जब वो रिटर्न फाइल करते हैं वो चलती नहीं आएगा, कई दफा चलता भी नहीं, नेट नहीं चलता, या कई दफा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और इतने डिलेज हो जाते हैं कि अच्छा, फिर एक बंदा अगर नहीं कर पाया तो वो अब पता लगेगा आगे जाके, कभी वो उठाता है कभी नहीं उठाता, ठीक है। फिर रिवाइज रिटर्न करने जाए तो अप्रूवल के बगैर वो रिवाइज करने नहीं देते आप। अच्छा बट साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से पहले आपने अभी लेक्चर 1H की बात की और J की थी। ये हुकूमत इनको या FBR ने क्यों इम्पोज किया है रजिस्टर्ड पर्सन पे, तो इनका मकसद क्या था लाने के लिए और ये है क्या है? लेकिन ब्रेक से बाद राजन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी नदीम भट्ट साहब, H1 बेसिकली है उन लोगों के लिए जो इम्पोर्टर और ट्रेडर्स हैं, उनको अब करना क्या है, बेसिकली इन दोनों को अगर आप मिला के पढ़े ना, तो मैन्युफैक्चरर के लिए नेक्सट J है आपका, और ट्रेडर्स और अदरवाइज जो आपके लोग हैं वो आएंगे H1 के अंदर। अब एक्चुअली इन दोनों को अगर आप सम अप करें, इन शॉर्ट बात करें, बेसिकली उन्होंने आपकी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जो रेसिपी है वो उन्होंने आपसे ले ली। पहला आपका ओपनिंग स्टॉक है, फिर आपने परचेज जो प्रोडक्शन की वो आ जाएगी, अगर H1 है तो परचेज है, अगर J है तो आपका वो प्रोडक्शन आ जाएगी, फिर आगे इशूड या सोल्ड है, और एंड का जो बैलेंस है क्लोजिंग स्टॉक है आपका। 2 लफ्जों में समझा दिया, हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं उनको तो
10 लाख यूनिट है ओपनिंग आपके, 20 लाख आपने और परचेज किए, आपके पास 30 लाख हो गया, उसमें से आपने फर्ज करें 29 लाख आपने इशू कर दिया है, तो 1 लाख क्लोजिंग आपके पास बच जाएगा। ये क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन है। इनकी अब अमाउंट्स अंदर आएंगी, ठीक है, कितने में वो परचेज हुआ, ओपनिंग कितने पे आया, इशू कितने पे। अब होता ये है कि सेल वाला उन्होंने रिकंसाइल किया हुआ है सेल के साथ, जब वो वहां से उठाता है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कई दफा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन उसको एडिट करने की फैसिलिटी उन्होंने दे दी है, अगर आप समझते हैं, क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं वैल्यू एडिशन कितनी की हुई है। ये काफी हमारी बहस हुई थी कि जनाब अगर सारी चीजें कॉस्ट में है तो सेल पे क्यों आ रही है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट या कुछ वो तो नहीं निकालना चाह रहे। इंटेंशन ये थी कि वो इसकी वैल्यू एडिशन चेक करना चाह रहे कि एक बंदा कितनी वैल्यू ऐड करके बेचता है। लेकिन ये बीइंग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें तो आसान लगता है, जो लोग अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते ना उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हुई है। अब ये H1 का और जे का जो रिटर्न है सेल टैक्स, उसमें क्या मुश्किलात है मौजूदा हालात में? जब तक कोई बंदा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएगा विद क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव उसके कोड और उसकी वैल्यू। जब हमारे बिजनेसमैन है या जो इसके दायरा कार में आते हैं वो तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। देखिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जितने भी चाहे सोल पार्टनरशिप है, कंपनी है, जितने लोग ऑलरेडी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग जो कि विदाउट उसके आए हुए थे, बस टोटल डाल दिया और पूरा कर दिया, वो अब सिस्टम आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए एक माजरत के साथ मैं एक फेवर भी एफबीआर को दूंगा, अब आप लकड़ी डाल के लोहा तो नहीं बना सकते ना, तो पहले होता रहा ऐसे, ये भी देखिएगा बड़ा कुछ होता रहा है। तो ये जो चेक एंड बैलेंस उन्होंने लगाया है ना, है तो स्ट्रिक्ट ही है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बड़े इफेक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ना वो प्रॉपर नहीं बना सकते अकाउंटेंट्स के बगैर। सिर्फ सीए नहीं, आपके प्रॉपर अकाउंटेंट्स अगर होते हैं। पर सब 24 करोड़ अवाम है हमारी, टोटल 9,000 चार्टर अकाउंटेंट है हमारे, और 9,000 में से भी पता नहीं 6-7 हजार जॉब करते हैं। आप लगा लें अगर 700-750 फर्म से ज्यादा फर्म नहीं है पाकिस्तान, इस पूरे पाकिस्तान को कैसे वो लोग संभालेंगे? इतना आसान काम नहीं होगा ये। जो डिजिटल इन्वेस्टिंग का जो शर्त लगाई है, आप सेल टैक्स के रिटर्न के और हमारी जो इकोनॉमी उसके क्या असरात होंगे, समझते हैं चीज को, डिजिटल को, और इसको रिटर्न में फाइल करने के लिए क्या होगा? आपने सिस्टम उसी तरह फीड करना है, इनवाइस आप उसी तरह फीड करेंगे, उस पे क्यूआर कोड और जो इनवाइस नंबर है ना वो एफबीआर लगाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि इसको करने वाले अभी सिर्फ 4 बंदे हैं, पराल वाले हैं तो 3 बंदे और हैं, पीवाई भी शामिल है और 2 बंदे और शामिल है, ठीक है। अब 4 बंदे प्रैक्टिकली पूरे पाकिस्तान की ई इनवॉइसिंग की रजिस्ट्रेशन वो कैसे वो करेंगे, फिर वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक और भी बात है, मैं अपने सीक्रेट्स दूसरे बंदे को क्यों बताऊं? फिर 1-2 सवाल और भी हैं। एक, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एफबीआर आगे पार्टीज ऐड कर रहा है, नंबर 2, पूरा पाकिस्तान संभालना मुश्किल है। नंबर 3, मैं अपने सीक्रेट्स उसको क्यों बताऊं। नंबर 4, अगर कल को वो पार्टी डिफॉल्ट करती है तो मेरा क्या बनेगा? जी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका क्या होगा? अगर वो मेरे कंपेटिटर को मेरी चीजें लीक कर देता है तो मेरा क्या बनेगा? ये सारे एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, काफी चीजें अंदर अटैच्ड है, ठीक है। फिर छोटे सेटअप वाला इतनी कॉस्ट कैसे अफोर्ड करेगा? क्योंकि बड़ी वो छोटा केस तो बड़ी पार्टी ने लेना ही नहीं। फ्री अगर एफबीआर और पराल वाले कर रहे हैं तो किस हद तक वो अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे? क्या वो कर लेंगे? पहले तो पीओएस लगाया था हुकूमत ने, उस पे 1 रुपया रखा था एफबीआर का इनवाइस निकालने का, हालांकि इनवाइस के पैसे भी वो टैक्स पेयर ही अदा करता था, वो किसी खाते में भी 1 रुपया नहीं था। जैसे WWF के आज तक किसी को पता नहीं चला कहाँ गए वो। अब डिजिटल इन्वेस्टिंग की जो फीस रखी जाएगी आपके समझते 10 रुपए रखी जाएगी, 100 रुपए रखी जाएगी। एक तो उन्होंने लेनी पहले आपसे सॉफ्टवेयर की कीमत, वो अलग है। फिर आगे जो बात हो रही है कि वो पर इनवाइस की बात हो रही है, तो वो एक छोटे सेटअप या मीडियम वाला इतनी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इनको चाहिए कि सेल्फ जनरेटेड वाला कोई सिस्टम उसको अलो करें, उसके आईटी के एक्सपर्ट की इंप्लॉय रखे या जो भी करे, क्योंकि हैवी कॉस्ट मीडियम या स्मॉल के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, इतने पैसे नहीं देगा आपको। तो बेहतर है कि अभी आप, ठीक है मैं ई इनवॉइसेस के खिलाफ नहीं हूं, बट इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका जरा बेहतर हो जाना चाहिए। बशीर साहब, पहले तो लोग हमारे इतना अवेयरनेस थे, जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड हम जिसको कहते हैं, चलो उसको इस्तेमाल करने किसी होटल में हमारे पास मशीन नहीं है। अब तो पेट्रोल पंप्स पे भी आ गई हैं, बड़े बड़े स्टोर में भी वो आ गई हैं, आप कार्ड अपना दें तो वो पैसे कट जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर आ रहा है, लेकिन अभी तो 2% या 5% लोगों को शऊर होगा, अब 95% पीछे हैं। इनको अवेयरनेस की जरूरत थी। ऐसे हालात में हम जो सब कुछ जदीद टेक्नोलॉजी जो ऊपर मुसलत कर रहे हैं, टैक्स पेयर के ऊपर भी, उन कारोबारी अफराद के ऊपर भी, क्या मौजूद हालात से हम 20 साल आगे जा रहे हैं? उनको समझा पाएंगे ये चीजें? अगर आप इजाजत दें तो भट्ट साहब ने जो फरमाया मैं उसमें थोड़ा सा एडिशन कर लूं। H1 J1 की बात की, एक चीज मैं क्लैरिफाई करनी थी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें आया है कि ओपनिंग स्टॉक्स किसी के पास
नहीं। सबसे बड़े प्रॉब्लम्स में यह आया जब ओपनिंग स्टॉक्स मौजूद ही नहीं हैं तो आगे आपकी सारी चीजें जैसे नई परचेजेस, नई सेल्स और क्लोजिंग बैलेंस ठीक हो ही नहीं सकता अनलेस यू हैव ओपनिंग बैलेंस शीट। अब जब ओपनिंग एफबीआर के रिकॉर्ड भी नहीं है, ये ऐसे ही है कि आपका पूरा एक प्लाजा है और वो फर्स्ट टाइम आपने देना है इन योर वेल्थ स्टेटमेंट, तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है जितनी मुश्किल है उतनी ही इसकी है। ये जो ओपनिंग का ताल्लुक एक साल से सर होता नहीं, ओपनिंग का ताल्लुक होता है पीछे एक बंदा 20 साल से सेल्स टैक्सेबल बिजनेस कर रहा है और उसके स्टॉक्स आज तक जो पहुंचे वो उसकी रिटर्न्स में से भी निकल सकते हैं और उसको फंसा सकते हैं, और वो यहाँ ओपनिंग ठीक पहुंचेंगे तो आगे ठीक हो जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है कि यहाँ से आगे ना कोई निकल सकता है और खास तौर पे कोई बाइज्जत तरीके से तो निकल ही नहीं सकता, उधर फंसाया। फिर दूसरा ये हुआ कि उन्होंने उसके जितने कोड्स लगाए वो कोड्स उसमें यूओएम का बड़ा मसला है, इंक्लूडिंग ओपनिंग और इंक्लूडिंग नहीं। यूओएम कहते हैं सर यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक चीज किलोज में मिलती है उसको ये मीटर्स में लिख रहे हैं। बेशुमार ऐसी चीजें हैं कि जिनके यूनिट्स ऑफ मैनेजमेंट परचेज और यूनिट्स में होती है और यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। ये सारी की सारी चीजें अब हमने यहाँ तक कह दी अपने लोगों को, बेशक आपने नंबर्स में ली हैं चीजें, ली नंबर्स में वहाँ केजीज में आ रही हैं, तो कैसे ये हो सकता है उनके केजीज की जगह पे हम नंबर्स में एंटर कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए 3-3, 4-4 माह से रिटर्न्स जो थी वो ब्लॉक हुई हुई है, वो 2 महीने के बाद वैसे ब्लॉक हो जाती, फिर वो कमिश्नर के पास जाना पड़ता है और उसको भी क्या बताएं कि हमसे ये क्यों नहीं हो रही, इसलिए कि उसके अपने इख्तियार में नहीं है कि वो आपको यूनिट्स ऑफ वो चेंज कर दे, आपने तो आयरस के ऊपर ही काम करना है। और थोड़ा मैं एडिशनल वो आयरस का लफ्ज मुंह से निकला है तो वो भी गुजारिश करूं, हर वक्त या इसका लिंक डाउन या इसका सर्वर डाउन, और इसमें से ये चाहते हैं कि जितना 100% टैक्स इनके पास आता है ये सारा जेब में डाल ले। हालांकि कोई भी बिजनेस हो वो पहले उसके ऊपर जैसे 100 रुपए मेरे पास आए तो 20 रुपए आप क्लाइंट्स कस्टमर के ऊपर भी तो लगाएं ना, 80 रुपए अपनी जेब में रखें। तो ये चाहते हैं कि कुछ भी ना लगाएं। अब आप देखें कि सर अभी हमने जिक्र कर रहे थे 7 मिलियन 6 मिलियन ये हमारे टोटल टैक्स पेयर्स हैं, इतना सा तो सॉफ्टवेयर है, गूगल डाउन नहीं होता, वो तो सर करोड़ों में है, 24 घंटे यूज होते हैं, वो करोड़ों में है। पाकिस्तान में देखें सर वही तो मैं कहना करोड़ का 10% भी नहीं है सर, 6 मिलियन है टोटल। तो जो हमारे ये मोबाइल लिंक है और इस तरह के वो यू फोन है तो वो बंद नहीं हो रहे, जिनके करोड़ों यूजर पाकिस्तान में, कम से कम 20 करोड़ यूजर्स हैं पाकिस्तान में, तो वो नहीं बंद होते। तो इनका इतने पैसे जो ये 17-14 ट्रिलियन का इन्होंने हदफ रखा हुआ, 14 ट्रिलियन रुपए जब इनके पास आएंगे तो ये आयरस पे इतने पैसे नहीं लगा सकते कि जिनसे टैक्स लेते हैं उनको थोड़ा सा कोई फैसिलिटेट कर दे, उनका काम ही सीधा होगा। सुना है सिस्टम बनाया जाता 700 अरब रुपया खर्च होता है एक सिस्टम बनाने पे, 700 अरब, और जो 5-7 साल बाद बदल दिया जाता है। पता नहीं, फिर मुझे तो ये शक है कि ये 700 अरब अगर लगाया भी होता तो फिर तो ऐसा ना करता, या तो फिर ये लगा नहीं है उसके ऊपर, अगर लगा है तो फिर इसको सीधा होना चाहिए था। अब जो उसको बना रहा है प्राल, उसको आज तक किसी ने पूछा, उसका कभी किसी ने ऑडिट किया, कभी किसी ने सवाल उठाया, उसे उठाने वाले नहीं है। अच्छा नदीम भट्ट साहब, इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो अफराद है, उन पर अब फाइनेंस एक्ट 2025 के असरात आना शुरू हो गए हैं, वो क्या है? अगर आप पिछले 5 साल का प्रोफाइल निकाल लेना बजट्स का, तो आपको 2-3 चीजें बड़ी क्लियरली नजर आएंगी। नंबर 1, एग्जम्पशंस विड्रॉ हो रही हैं। फाटा पाटा के अंदर जो सेल टैक्स की एग्जम्पशन थी वो 10% से शुरू करके तो हर साल 2% बढ़ाएंगे, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। फिर आप देखेंगे जो फाइनल डिस्चार्ज में केसेस थे उनको मिनिमम टैक्स के अंदर वो ले गए। फिर आपकी लिमिटेशन लग रही है कि जो बंदा कंप्लायंस करेगा, एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन अब आ गई है 114C के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि वो बंदे एक तो कंप्लायंस करें, अपनी रिटर्न्स फाइल करें, और प्लस उसके पास सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी होगा, और वो भी फर्ज करें अगर मैं करोड़ रुपए का एसेट लेना चाहता हूं तो उसका 130% जो है यानी 13 मिलियन मेरे पास होना चाहिए उसको परचेज करने से पहले, चाहे वो शुरू में ओपनिंग आ रहा है या ड्यूरिंग द पीरियड है, या दोनों को जमा करके है, वो होगा। तो तब एलिजिबल पर्सन गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और विड्रॉल जो बैंक से करना है वो लिमिटेशन के साथ विद इन लिमिट होगा तो कर सकेगा, अदरवाइज वो उससे ज्यादा वो परचेजिंग या इन्वेस्टमेंट या विड्रॉल नहीं कर सकेगा। एटीएल लिस्ट में भी है, टैक्स पेयर भी है, उसको भी जांच लेनी पड़ेगी गाड़ी खरीदने के लिए कमिश्नर से, जो नहीं है उसको भी लेनी पड़ेगी। फिर दोनों में फर्क क्या रहेगा? अब इन्वेस्टमेंट भी तो 2-3 जगहों पे ज्यादा होती है ना, स्टॉक एक्सचेंज है, प्रॉपर्टी है और गाड़ी है, ये 3 जगह थी, या नेशनल सेविंग सेंटर होगा, वो बैंक में कवर हो जाता है वो भी। तो बात अब ये कि अब सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बगैर अब ब्लैक मनी व्हाइट नहीं हो पाएगी। इवन अदरवाइज अगर आप कर भी लेते हैं, जैसे बात हो रही थी जितनी की प्रॉपर्टी ले लें, गाड़ी ले लें, इवन देन टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि जब उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी 236 के प्रॉपर्टी खरीदने की, गाड़ी खरीदने की, वो जो नई गाड़ी खरीदी अगर उसमें भी टैक्स आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक आपको नोटिस आ जाएगा कि जनाब 111 का
इतना पैसे कहाँ से आए आपके पास? पॉलिसी उन्होंने जारी की है हुकूमत ने, मुआशी पॉलिसी, उसमें कहा गया है 2015 में जो तमाम CNIC होल्डर को एंटीन होल्डर बना दिया गया था उसी पॉलिसी पर अमल पैरा होंगे। तो इसका मतलब किसी को पकड़ सकता है। इस तरह तो पूरे पाकिस्तान जो 18+ है सबके पास CNIC है, लेकिन MIS में अभी MIS जो है ना तमाम चीजों के साथ इंटरलिंक नहीं हुआ। अभी भी कुछ बैंक बाकी हैं जो इंटरलिंक नहीं है, अभी भी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं, बिजली के बिल हैं और चीजें हैं, वहां पे टैक्स सारे नहीं आ रहे। अच्छा, फिर अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ डील करते हैं, PSID के थ्रू पेमेंट नहीं करते, वो चेक के थ्रू करते हैं। 4-5 केसेस तो मैं भुगत चुका हूँ जिसमें पता लगा एक कॉलेज का था, बड़े कॉलेज का था, एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था, उन्होंने कहा जी टैक्स काटा है, जब हम MIS में चेक करें वहां आई कुछ नहीं रहा, फिर उनसे सर्टिफिकेट निकलवाए, क्योंकि वो इकट्ठा करके एक ही चेक जमा कराते हैं। 5 करोड़ इकट्ठा है, उसमें आपका नाम आ रहा होगा 10 लाख रुपए का, वो फिर जाके तस्वीर नहीं आ रही, वो फिर जाके उनको बताया कि सर ये कटा हुआ है, ऐसे नहीं होता, ये जमा हो चुका है, आप इसको चेक को वेरीफाई कर ले, ये चेक आपका आपके पास इतनी अमाउंट का चला गया हुआ, क्योंकि मैं नहीं चेक कर सकता ना। अच्छा नदीम भट्ट साहब, अब जो गैर मुल्की रेमिटेंस आ रही हैं उनमें तो लोगों को मुश्किलात आ रही हैं, वो क्या है? पहली बात तो ये कि फॉरेन रेमिटेंस बड़ा लॉन्ग लास्टिंग जो इशू है चलता आ रहा है, उसमें पहले ये 111(4) मेन सेक्शन है, पहले आप ये तय कर लें कि आपने उसका सोर्स और नेचर बताना है कि नहीं। अगर तो आप बताना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी पाकिस्तान में पैसा लेके आए, चाहे वो लोन है, ठीक है, चाहे वो गिफ्ट है, या आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं खर्चे के लिए पैसे भेज रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा आना चाहिए और वहां से कमा के जो भी आपका रिलेटिव है या जानने वाले हैं वो भेजेंगे पैसा। दूसरा केस वो है कि जिसमें सोर्स और नेचर लोग नहीं बताते। पहले अनलिमिटेड अमाउंट थी, फिर 10 मिलियन तक गया 19-20 में, उसके बाद अब 50 लाख रुपए की लिमिट लग गई है कि एक साल में एक बंदा 50 लाख रुपए तक, ये वो वाली है जिसका नेचर और सोर्स नहीं बताना। अगर आपके वाले साहब बाहर हैं, वो पैसा भेज रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेनेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनएक्सप्लेनेबल में 50 लाख की लिमिट है। 50 से ऊपर अगर जाएगा तो नेचर एंड सोर्स बताएगा, नेचर एंड सोर्स बताएगा, वरना वो ऐड करके टैक्स लगा देंगे आप 111 सेक्शन में। जो एक्सपोर्टर है हमारा, उस पर अब जो फाइनेंस एक्ट 2025 के उसमें भी कोई मुश्किलात उनको भी 30 जून 24 तक ना एक्सपोर्टर फाइनल डिस्चार्ज में था, यानी जो एक्सपोर्ट पे टैक्स कट गया 1%, वो फाइनल टैक्स हो जाता था, उसके प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं था। फिर इन्होंने बड़ी देर कोशिश कर रहे थे कि इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेकर आए, इन्होंने क्या किया कि 1% वो मिनिमम कर दिया और उसके अलावा 1% और भी है, 147 में एडवांस टैक्स है, उसके अलावा ये 2% उसका कटेगा। फिर इस 1% वाले को नेट प्रॉफिट जो टैक्सेबल आएगा उससे कंपेयर किया जाएगा तो टैक्स बनेगा, दोनों में से जो हायर होगा, फिर इसमें 113 भी आएगा मिनिमम, फिर अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट कंपनी के केस में भी आएगा, इनमें से जो हायर होगा वो बाहर आएगा, उसमें से जो कटा होगा आपका वो 1 या 2% जो कटा हुआ है वो या अदरवाइज कटे वो आप माइनस कर सकते हैं। तो हो सकता है कि किसी केस में आपका प्रॉफिट के ऊपर टैक्स ज्यादा बन जाए और आपको फिर टैक्स जमा कराना पड़े। एक्सपोर्टर को किन चीजों का ख्याल रखना होगा? देखिए, एक्सपोर्टर का सेल टैक्स में तो कोई इशू नहीं है, वो उसी तरह ही रिफंड है, वो 0 रेटेड है। जो इनकम टैक्स है अब उसको ऑडिटेड या अनऑडिटेड अकाउंट्स लाजमी बनाने पड़ेंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट चेक करना चाहता है तो वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल कर पाएगा जब तक कैपिटल और प्रॉफिट नहीं निकालेगा, फिर रिटर्न वो फाइल नहीं कर पाएगा। मैंने क्या कहा अभी, H1 उधर से H1 और एनेक्सर J ये बिल्कुल ये रिकंसाइल होंगे जनाब। अब अगर आपकी फैक्ट्री में FBR किसी किस्म के वेरिफिकेशन के लिए आता है विद ड्यू परमिशन और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, तो अब आपका स्टॉक जो बुक्स में होगा वही फिजिकली होना चाहिए, ये अब डिफरेंस नहीं आएगा इसके अंदर। अगर मैच ना हुआ तो आपकी रिटर्न भी रुक जाएगी और आप ऑडिट में भी आ जाएंगे। जी बहुत कुछ होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, आप ऑडिट से निकल के इन्वेस्टिगेशन में भी जा सकते हैं। बट साहब टाइम कमीशन प्रोग्राम का सवालात बहुत से हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो सेक्शन 21S इन्होंने डाला है जिसका इतलाक 2026 से होना है, 2000 अब हो चुका है, और इसके लिए अब टैक्स पेयर को क्या सोच के कौन से ऐसे कदम है जो सोच समझ के उठाने चाहिए? एक्चुअली इसका पर्पस पहले समझ ले, सिर्फ नेगेटिविटी नहीं होती और चीजें पॉजिटिविटी साइड भी होती है। मकसद इसका लाने का सिर्फ ये है कि कैश इकोनॉमी को डिस्करेज किया जाए, ये पहला ऑब्जेक्टिव। अब इसमें ऑब्वियसली कुछ लोग नाराज भी होंगे, कुछ लोग प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स भी आएंगी, इसके अंदर आ रही है लोगों को। अब सवाल यह है कि 2 लाख से ऊपर अगर आपकी इनवाइस जाती है, सिंगल इनवाइस, उसमें आइटम चाहे ज्यादा है एक पार्टी को जो आपने किया है, तो फिर आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू वो पैसा लाना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं लेके आएंगे, बेटी का जहेज बंदा खरीदने के लिए गया, उसका बिल 2.5 लाख बन गया, वो किस तरह जाके बैंक से इनवॉइस बनाएगा तो उसको देगा? ये जनरल ये वो है, सवालात तो सख्त है लेकिन हकीकत तो ऐसे ही है ना। पहले तो आप बैंकिंग चैनल यूज करें, कोशिश करें उसमें, क्योंकि वजह यह है कि 50% ऑफ दी जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउ होने हैं। फिर ऊपर से और भी सेक्शन है, हमें तो ये लगता है कि जैसे सेल्स ही कहीं इनकम ना बन जाए, जिस तरह ये खर्चे डिसअलाउ हो रहे हैं, इतनी तेजी से सब कुछ हो रहा है, तो लेकिन उनकी इंटेंट ये नहीं थी कि लोगों को अनड्यू टैक्स लगाया जाए। उनकी इंटेंट बड़ी क्लियर थी कि कैश इकोनॉमी को डिस्करेज करके, देखिए बाहर के मुल्क में एक टच के ऊपर सब कुछ है,
मैं कंपेयर नहीं कर रहा अपने आप को, वो डेवलप्ड है। वो लोगों को अवेयरनेस भी तो देते हैं ना, वो आज से नहीं, तो उन्होंने पहले लोगों को अवेयरनेस दी, कानून को देखा कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है, एकदम तो पूरे मुल्क में नाफिज नहीं किया, पहले थोड़ा सा वो तजर्बा करते हैं, फिर उसका फैलाव थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं। कड़वा सच भी बताने लगा हूँ, जैसे मैंने इनपुट का फारक कर दे, आप वो इनपुट खत्म कर दे, वैसे सिंगल डिजिट कर दे, बजट पे आ जाए उतना ही टैक्स आपको मिल जाएगा और सहूलत के साथ मिलेगा। पीआरए इस वक्त पहले से ज्यादा टैक्स इकट्ठे कर रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इनपुट अलाउ नहीं करते, कोई लड़ाई नहीं सर, हर साल टैक्स बढ़ रहा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है, कस्टमर उनके क्लाइंट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पैसा कमा रहे हैं। पहली बात उनके, आप सारे मेंबर जो लोग आते हैं सेमिनार में खुद बताते हैं, अगर आपको लगता है कि यार एक चीज नहीं संभाली जा रही है तो उसको फारक करके आप उसके सीधी तरीके पे आ जाए। अगली बात यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम ये जितने सेमिनार सब कुछ कर रहे हैं, क्या आपको पता है ये पैसा किधर गया? आपके टोटल बजट का 45% तो मार्कअप है जनाब। हम आजाद सिर्फ फिजिकली हुए हैं, मेंटली नहीं हुए। हम आज भी गुलाम है, लोन बढ़ता जा रहा है। पहली बात यह है, रीशेड्यूलिंग पे हम खुशी बनाते हैं, हम फर्दर दलदल में हम नीचे डाउनवर्ड हम चले गए हैं। मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, एक सजेशन भी है, मैंने हर जगह पे दी है। आप पूरे पाकिस्तान में से 5 से 10 बंदे निकालें जिनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी को कोई शक ना हो, एक फंड बनाए जिसमें पूरी कौम पैसा ट्रांसफर करे और वो पैसा सिर्फ लोन और मार्कअप की रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल कर ले। अगर ये ना उतरे तो मुझे आगे पकड़ लीजिएगा। बट साहब आज तक इसी नाम पे तो लूटा गया है, अवाम को गोल्डन स्कीम आ गई, कर्ज उतारो स्कीम आ गई, लोग देने के लिए तैयार हैं आज भी। बट साहब अगर इस बजट का अगर हम पूरे टैक्स आदाब का 1% या 2% लगा के अपने डैमों पे लगा देना तो आज ये पूरी कौम हमारी सैलाब ज्यादा ना हो। आज जो सैलाब से मर रहे हैं लोग, घरों से बेघर हो रहे हैं, वापस करना चाहते हैं। बस ये कि इंटेंशन अगर क्लियर होगी तो तभी बरकत पड़ेगी ना काम के अंदर। आप अपनी नीयत तो पहले बनाएं। सर बशीर साहब टाइम कम है सर, क्या सजेशन देंगे? पूरी हमारी गुफ्तगू आप सुन ली सर। आप टैक्स इकट्ठा करना चाहते हैं, वो बिजनेसमैन से लेना चाहते हैं, बिजनेसमैन की साइकी को समझें। जो एफबीआर के अफसरान हैं वो तनख्वाहदार लोग हैं, इंक्लूडिंग कमिश्नर्स, इंक्लूडिंग चीफ कमिश्नर्स, तो उनको बिजनेस के मसाइल का नहीं पता। फिर वही बात अगेन, अभी आप एक्सपोर्टर्स का तज़किरा फरमा रहे थे कि उसमें फिर वही प्रॉब्लम है कि जब वो पहले दे रहा था एफटीआर में, फिक्स टैक्स में, अब उसको कर दिया जनरल टैक्स में, तो वो अपनी बैलेंस शीट ओपनिंग कहाँ से लाए? He has never prepared any balance sheet in the past, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड ही नहीं थी, मुल्क का कानून ही नहीं उससे चाहता था। एक बंदा 10-20 साल से कारोबार कर रहा है, उसकी बैलेंस शीट में से 90% पोर्शन जो उसने फाइनेंशियल्स देने हैं वो तो ओपनिंग में से आने, तो वो ये 10% अपने मसाइल इनको बता के अपने हाथ कटवा लेगा, बाकी 90 में फंस जाएगा। सर एक्सपोर्टर का मेन मसला इस वक्त ये है, यू कैन नॉट प्रिपेयर योर फाइनेंशियल्स ऑन एस्टिमेट्स। आप कोई चीज एफबीआर को तो देखें कैसे पलट कर वार करता है, तो आपने अगर कोई फिगर उनको दे दिए तो ये तो नहीं ना कहेंगे ये मैंने वैसे ही दे दिए थे। तो यू नीड टू हैव वेरी गुड ड्यूली कंसीडर्ड अकाउंट्स, और ड्यूली कंसीडर्ड उसके पास ओपनिंग नहीं है, कहां से लाओगे भाई? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उनके पास ना बिजनेसमैन है जो उनको समझाएं, और उनके पास ना प्रोफेशनल हैं जो उनसे कहेंगे देखें ये आप रूल बना रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना। उनकी ना अहलियों का वजन बोझ पड़ा आम आदमी पे, और आम आदमी उसी तरह परेशान है। अगर आप पसंद करें तो वो एक शेर गालिब का याद आ रहा है एफबीआर के लिए, तो वो कहते हैं कि दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें रुलाए क्यों, कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। इन्होंने मरने तक सुकून नहीं लेने देना अपनी पब्लिक को। साकिब बशीर साहब, जो आईआरएस एफबीआर का सिस्टम है वो जो नोटिस कर रहा है उनका इम्पैक्ट क्या होगा, और उनका भेजने का मकसद क्या है, और जिनको वो भेजे जा रहे हैं वो कंप्लायंस किस तरह करेंगे? सर इसमें बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, और उसमें ये है कि एफबीआर को ये खुद मालूम नहीं है कि इसमें लीगल कितना इलीगल कितना है। जिससे आपने टैक्स लेना है उसको मालूम ही ना हो कि उसके ऊपर इल्जाम क्या है। अपनी तरफ से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक नोटिसेस को काफ़ी समझ लिया, हालांकि लॉ ने यह कभी नहीं चाहा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक नोटिसेस हैं इसमें और आईआरएस में किसी चीज़ के आने में फ़र्क है। इन्होंने खुद ही प्रिज्यूम कर लिया कि जो कुछ आईआरएस पे ये सेंड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक नोटिसेस हैं। तो कोर्टों ने इसका जायजा लिया, फाइनली ये 3 साल जिसको कहते हैं ना बाद खराबी है बस यार, जब सबका नुकसान हो गया, बड़ी परेशानियां हो गई, तो अब वो इस्लामाबाद अपील ट्रिब्यूनल ने ये उसमें डिसीजन दिया है कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक नोटिसेस का मतलब वो है जो लॉ चाहता है। तो उसमें उन्होंने उसकी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस का हवाला दे के सारी बहसों के बाद ये साबित किया कि इलेक्ट्रॉनिक नोटिसेस मीन्स के या फैक्सीमाइल मैसेजेस और या फिर ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, ये दो तो कहलाए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकल नोटिसेस, लेकिन आईआरएस कैन नॉट बी, कानूनी हैसियत को तो खत्म कर दिया गया, इसका मतलब है खत्म कर दिया गया है
और इनको ये मालूम होना चाहिए कि जो करते रहे हैं पिछले 2-3 साल में सब गलत था। उन्होंने कहा कि ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर है एफबीआर का। सर एफबीआर उसको रात को बंद कर दे, एफबीआर उसको थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दे, तो वो आपकी चीज है, आप उसमें प्ले करें। आप 3 साल से जो सिस्टम इनका IRS नोटिस कर रहा था, इसका मतलब वो सारे इलीगल हो गए। इलीगल तो क्या कहेंगे कि वो कल डिसीजन आया तो वो उससे पहले वो प्रिवेल तो सब कुछ किया, पूरा ही नहीं किया। सेक्शन 218 जिम्मेदारियां, दैट वाज नॉट ए प्रॉपरली लीगली सर्व्ड नोटिस, उसको मालूम ही नहीं था और उसके खिलाफ डिसीजन आ गया। जब तक आपको पता चलता है आप जवाब देते रहते हैं, और जब किसी वक्त ओमिट हो गया, या बल्कि पिछले दिनों तो QR कोड की वजह से ही एड्रेस नहीं थे कर पा रहे IRS को, IRS ही नहीं खुल रहा था, तो हम देखते कैसे कि हमारे खिलाफ डिसीजन कब हुआ है। तो इस तरह ये नुकसानात, और अब उन्होंने कह दिया है कि नोटिस हुआ है जो सर्व होगा आइदर बाई ईमेल और बाई फैक्स मेल। अब तो फैक्स नहीं होती वैसे, ओनली IRS जो है वो IRS भी बेशक आप दें, लेकिन पहुंचे तो सही ना। जिसको आप कुछ कहना चाहते हैं उसको मालूम ही नहीं है, तो ये उसके बेस पे लाखों रुपया टैक्स, और वो जो परेशान हो जाता बंदा जिसको, वो उसका जवाब, वो मैंने कहा ना सर कि परेशानी तो कौम ने उठाई, इन्होंने अपना प्ले कर लिया। साकिब बशीर साहब, जो डिजिटल इनवॉइसिंग है जिनका हुकूमत कह रही है आपको ये आपको करनी पड़ेगी, अब इनमें आइंदा आने वाले दिनों में टैक्स पेयर के लिए किन किन मुश्किलात का सामना होगा? डिजिटल इनवॉइसिंग किस पे लगेगी? सिर्फ सेल्स टैक्स वालों पे। तो सेल्स टैक्स के लोग ही कितने, तो ये जब एडवेंचर कोई करते हैं इनको पता नहीं कि इसका टोटल इम्पैक्ट कितना है। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि अपनी एनर्जीज जो हैं वो किसी बामकसद चीज़ के ऊपर लगाएं। आपके पास पूरा मुल्क पड़ा है, 24 करोड़ बंदे हैं, उनमें से जो टैक्स पेबल्स जो टैक्स पेयर्स होने चाहिए उनको ढूंढें, जर्नलाइज करें, टैक्स का रेट थोड़ा करें, पब्लिक ज़्यादा करें, तो इनको इन तरीकों पे ना जाना पड़े कि ये तो जैसे कहते हैं चोरों को पकड़ना हो। सर 1% लोग हैं जो गलत काम कर रहे होंगे, 99 परेशान होते हैं। जितना सेल्स टैक्स है ये चाहते हैं कि कोई अवॉइड ना हो। टोटल एफर्ट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ फाइलर्स ये वही 41,000 से 45,000 हो जाने। मुल्क के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, टोटल एक्सचेकर पे क्या फ़र्क पड़ा, सिवाय ये कि ये जो 41,000 लोग टैक्स दे रहे थे ये भी परेशान हुए और ठीक ठाक परेशान हुए। इनको अपने टैक्स पेयर्स बढ़ाने चाहिए, इनको तवज्जो उधर देने की बजाय ये तवज्जो मौजूदा लोगों के ऊपर करते हैं और उन्हीं से कमाना चाहते हैं। अच्छा नदीम भट्ट साहब, FBR का सिस्टम अब टैक्स चोरी को फौरी पकड़ लेगा, किस तरह पकड़ेगा? और दूसरा 37A जिसका टैक्स फ्रॉड पर जिसको हुकूमत एक्शन लेना चाह रही थी, हमारे ताजर बरादरी चैम्बर सरापा एहतजाज रहे, अब जब सिस्टम में जिसको टैक्स चोर डिक्लेयर करेगा तो फिर क्या होगा? देखिए पता क्या, इस पे ना सुप्रीम कोर्ट तक काफी जजमेंट्स हैंड हो चुकी है। जब तक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा नहीं होगा उससे पहले आप किसी को चोर या इस तरह नहीं कह सकते। उसका एक सीक्वेंस होता है। पहले ओबियसली आपको अगर कोई डिफरेंस आ जाता है, फर्ज करें सेल्स में, परचेज में, फाइनेंशियल डाटा में, बैलेंस शीट में, कहीं जहां कोई फर्क आ गया तो पहले एक नोटिस प्रॉपर इशू होगा। ये नहीं है कि सीधा ही चोर डिक्लेयर हो गया। अगर आपकी चीजें मिसमैच हो रही हैं तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जैसे सर ने अभी बात की कि वो सर्विस ऑफ नोटिस तो है पर प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस नहीं है। इसी तरह ये जो डिफरेंस है जब आएगा तो आप अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है, इसे हम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कहते हैं, वो लॉ में पहले हेल्ड हो चुका है, वो मिलना चाहिए नंबर 1। फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर वो उसको देखेंगे कि आया यार ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी आपने कमेटी का जिक्र किया, बाकी चीजें हैं, तो ये ऐसे नहीं है कि एक फर्क आ गया तो आप कहेंगे जनाब आप चोर बन गए, ऐसे नहीं है। उसका ड्यू प्रोसेस जब तक नहीं होगा। लेकिन FBR तो कहेगा ये तो हमने तो नहीं कहा आपको टैक्स चोरी, ये तो आपको सिस्टम कह रहा है हमारा। सिस्टम चोर नहीं कह रहा, सिस्टम पहले आइडेंटिफाई करेगा, डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेगा। जो आपकी रिटर्न में जो डिफरेंट होगा उस... मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर आप आज भी सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं और आप इंपोर्टर हैं तो आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू कुछ और है और असेस वैल्यू कुछ और है। सेल टैक्स में वैल्यू जाएगी असेस वैल्यू, इनकम टैक्स में आएगी डिक्लेयर्ड वैल्यू, तो फर्क तो यही आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा चोर है, आपको रिकंसिलिएशन एक बना के देनी पड़ेगी जिसका आपको पूरा मौका मिलेगा। यानी कि अब FBR पहले तो सेल टैक्स के जरिए बिन बिठाए सेल टैक्स वसूल कर लेता था, उसे हुकूमती खजाने में आ जाता था, FBR को कोई मेहनत नहीं करना पड़ती थी। इसका मतलब टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए FBR का सिस्टम ही काम करेगा, FBR के अफसरान को तो काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टैक्सेशन ऑफिसर बन जाएं तो आप मैजिशियन तो आप भी नहीं है ना, आपको नहीं पता कौन कोई बंदा टोटल आपको मुझे करके दे रहा है, वो टोटल किस हद तक ठीक है कि नहीं है। मसलन आपने 10 एक्सपेंसेस मांगे हैं, अब मुझे तो नहीं पता इसमें टैक्स इस पे काटा या नहीं काटा, ठीक है, विद होल्डिंग की अपनी स्टेटमेंट है, क्रॉस चेक मैं कैसे पकड़ सकता हूँ, ठीक है, सपोर्टिंग आपके पास है कि नहीं है मुझे कैसे पता होगा। जब तक प्रॉपर ऑडिट या ड्यू प्रोसेस करके वो चेक नहीं कर लेता, अजम्पशंस और प्रेजम्पशन पे कुछ नहीं होगा जी। तो वो सिस्टम सिर्फ ये बताएगा, ये जो डिफरेंस है
सेल टैक्स रिटर्न में या इनकम टैक्स रिटर्न में ब्लिंक हो रहा है, या वो बताएगा ये आ रहा है, या इनपुट ज्यादा है, या मैच नहीं कर रहा, या सप्लाई मैच नहीं करती है आपकी, वो डिफरेंस आइडेंटिफाई करेगा। ये नहीं कहेगा कि आप सीधा चोर बन गए। जो ई कॉमर्स वाले हैं, इनको अब रजिस्ट्रेशन करने का तरीका आसान क्या होना चाहिए? जो एफडीआर ने पॉलिसी जारी की है उसके मुताबिक तो तमाम सीएनआईसी होल्डर टैक्स पेयर है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस दफा बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी ना, कि अब पहले सिर्फ ऑफलाइन वाले रजिस्टर्ड होते थे, अब जो ऑनलाइन बिजनेस करेंगे ना इनकम टैक्स में या सेल टैक्स में, इनकम टैक्स के अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो उसमें डिफरेंट डेफिनेशन ऐड की गई है, जिसमें आपका मार्केट प्लेस है, ठीक है, उसमें आपका कोरियर वाले हैं, ठीक है, बैंकिंग जो कलेक्शन करेंगे वो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं थे, टैक्स नहीं दे रहे थे। मैं ये नहीं कहूंगा सारे नहीं है, वो तो टैक्स काटते भी नहीं थे। खवातीन जो बेवा है, जो जिनका खाने का काम, वो तो पहले भी टैक्स काटते थे। क्या कि अगर कैश में कलेक्शन है तो 2% इनकम टैक्स होगा, और क्रॉस चेक होगा तो 1% होगा। और ये ऑनलाइन वालों के लिए फाइनल डिस्चार्ज होगा। फिलहाल जब तक पार्टी सेल कर रही है, उसने कस्टमर पे पाबंदी नहीं लगाई, उसने सेलर पे पाबंदी लगाई है, उसने रजिस्टर्ड भी होना है इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में भी, जहां एप्लीकेबल होगा। और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन वाले को सिर्फ नेट में लाने के लिए ये सारी एक्सरसाइज हुई है। लेकिन हमें ये लगता है कि आने वाले वक्त में देखें, अब ऑफलाइन वाला, अब हम अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस दे रहे हैं ऑफलाइन, आप जो फेसबुक के जरिए अपनी कंपेन करते हैं या टिकटॉक के जरिए करते हैं या यूट्यूब पे करते हैं, सोशल मीडिया है, उस पे जिनकी कंपेनें चलती हैं ऑनलाइन कारोबार करने के लिए, तरीकेकार है, वेब है, वो फिर पकड़ने का तरीका क्या होगा? जो उसके थ्रू बिजनेस होगा, आपकी सेल और सर्विस रेंडर्ड होगी ऑनलाइन, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स डाला है जो पहले नहीं था। उनको पकड़ने का फिर क्या तरीका होगा? अब मैं फोन नंबर अपना टिकटॉक पे दे रहा हूँ काम के लिए, वो मुझे फोन करके मैं खाना मंगवा लेता हूँ, उसको क्या नहीं है? आप कस्टमर को मिक्स ना करें। उन्होंने पकड़ा है सेलर को, सेलर ने सेल टैक्स जहां एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों में वो रजिस्टर्ड होगा तो ऑनलाइन वो बेच सकता है। सेल टैक्स जैसे भी बात हो रही थी, अल्टीमेट कंज्यूमर पे करता है, 18% है, या जो भी एप्लीकेबल रेट होगा, रिड्यूस भी हो सकता है, 0 या एग्जेम्प्ट है, जो लगा है वो लगा के वो कलेक्ट करके तो स्टेट को पे कर देगा, ठीक है। बाकी रहेगी इनकम टैक्स। अब जितना भी ऑनलाइन कारोबार करने वाले, क्या फिर उनको पीओएस सिस्टम लगाना पड़ेगा? वो तो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। अगर आप जनरल पब्लिक को बेच रहे हैं और आप उसमें आना चाहते हैं पॉइंट ऑफ सेल, तो फिर आपको लगाना पड़ेगा, वो अलग चीज है। इंटीग्रेशन अलग चीज है जो ई इनवाइसिंग वाली है, ठीक है। और ऑनलाइन के अंदर जाके अपने आप को, वो अपने अलग जगह पे है। इनकम टैक्स अलग है और सेल टैक्स अलग है। सही कह रहे हैं साकिब बशीर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नदीम भट्ट साहब, आपको बहुत शुक्रिया। कहते यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए आज भी अगर अपनी सिमत को, अपनी नीयत को दुरुस्त किया जाए तो टैक्स भी आ सकता है और टैक्स पेयर भी खुश हो सकता है, ये कौम भी खुशहाल हो सकती है और मुल्क भी तरक्की कर सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।